नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पिछली क्लासों में स्वर संधि के भेद देखे थे। उन भेदों में हमने दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और हमारी वृद्धि संधि, ये तीनों हमने जान ली है। अब हम आज की क्लास में यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि भी स्वर संधि का ही एक भेद है। तो यण संधि की परिभाषा और उनके नियमों को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। यण संधि के ये सूत्र है हमारे पास। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। अब इको यणचि का अर्थ यहाँ पर दिया गया है, जो कि इस यण संधि की परिभाषा है। इको यणचि अर्थात इक, यण और अच, इसमें ये तीन आए हुए हैं, इक, यण और अच। अब ये सब मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाए थे, उस प्रत्याहार में ये सब अपने आए हुए हैं कि इक में क्या क्या आता है, यण में क्या आता है और अच में क्या आता है। अच में सभी को पता है हमारी स्वर आते हैं। और एक यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इक अर्थात ऋस्व या दीर्घ। ई, उ, री और री, ये चारों जो है वर्ण ई, उ, री और री, अब ये दीर्घ हो चाहे ऋस्व हो, अर्थात ई छोटी हो या बड़ी, उ छोटा हो या बड़ा, री भी दीर्घ हो या ऋस्व हो। ऋस्व अर्थात दीर्घ दोनों ही आ सकते हैं। क्या? इक, इक अर्थात ई, उ, री और री के बाद यदि कोई असवर्ण अर्थात भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो जाता है। अर्थात ये कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि इक को यण हो जाता है। कब हो जाता है? जब अच परे हो। अच परे मतलब ई, उ, री के परे यानी बाद में अच हो। और अच कैसा हो? अच में हमारे स्वर है सभी, तो अच तो हो लेकिन ई, उ और री का भिन्न स्वर हो, समान स्वर नहीं होना चाहिए। या आपको याद है ना कि समान स्वर दीर्घ संधि में ही होते हैं। यदि दोनों तरफ समान स्वर आ जाते हैं तो हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था कि दोनों तरफ समान स्वर आने पर क्या हो जाता है, उसे दीर्घ आदेश हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये यही कह रहा है कि ई, उ, री और री के परे अर्थात बाद में कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए लेकिन वो उसका समान नहीं होना चाहिए। असमान स्वर हो तो उस ई को य हो जाता है, उ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और री का ल हो जाता है। अर्थात ये यह कहो कि ये यर ल व वाली संधि है। इसे यवर ल की संधि भी कहा जाता है। इसकी पहचान में क्या कहा जाता है? यवर ल की संधि कहा जाता है। और यह किसको होता है? ई को। व किसको होता है? उ को। और र, री को, री का आधा ल हो जाता है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा को जान चुके हैं। इक को यण हो जाता है। कब हो जाता है? जब अच परे होता है। अब हम इसके नियमों को भी देख लेते हैं। अब इसका पहला नियम देखिए यहाँ पर कि ई, अब ई दोनों ही है यहाँ पर, देखिए ऋस्व भी है और दीर्घ भी है, दोनों ही ई। उसके परे क्या है? असमान स्वर। उसके परे क्या है? असमान स्वर। ऋस्व या दीर्घ ई के परे असमान स्वर है तो बराबर करके क्या बन गया उसका? य बन गया। क्या बन गया? य। और दूसरा नियम देखिए, उ और
उ चाहे दीर्घ हो चाहे ऋस्व हो, ये देखिए उ और उ के बाद यदि कोई असमान स्वर है तो क्या बन गया, व बन गया। उसी प्रकार हमारा तीसरा नियम, री के बाद यदि असमान स्वर है तो क्या बन गया, र। और री का इसी प्रकार री के बाद यदि असमान स्वर है तो ल बन जाता है। तो चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और इन नियमों को फिर से थोड़ा समझते हैं। अब देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया कि अच, इक और यण ये तीन शब्द हमारे पास आए हैं। अब अच क्या है ये देखिए, अच में क्या क्या आ गया हमारे पास, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ और औ, ये सभी क्या है, अच है। ये सभी अच, अर्थात मैंने आपको कहा था कि अच हमारे स्वर होते हैं। अच हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक, इक की भी परिभाषा यहाँ प्रत्याहार को लिख दिया गया है। इक को प्रत्याहार को भी यहाँ पर ई, उ, री और री। अच में क्या क्या आ गए, हमारे स्वर आ गए। इक में क्या आ गया, ई, उ, री और री। तो जब ये इक होता है, ई, ओ और री, जैसा कि अभी हमने परिभाषा में देख लिया, अभी उसको ये यण हो जाता है। अब यण में भी देखिए हमारे पास य, व, र और ल। यण का मतलब क्या है, इसीलिए इसको यण संधि कहा है। य व र ल की संधि अर्थात यण को ही हम य व र ल कहते हैं, इसीलिए इस संधि का नाम ही क्या पड़ गया, यण संधि। और अच, इक, यण ये तीनों की परिभाषा मैंने, ये तीनों के जो प्रत्याहार थे वो मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इक क्या है और यण क्या है और अच क्या है। अब इस परिभाषा को, हम सूत्र को फिर से देखो, अब आपको अच्छे से पता पड़ गया होगा। इको यण अचि, इको यण अचि अर्थात ये देखिए हमारा इक, यण और अच, इक, यण और अच। इस सूत्र का जो नियम है वो यही है, इक, यण, अच। अर्थात इक को यण हो जाता है, कब हो जाता है, जब अच परे होता है। अब यहाँ पर ये देखो पहला नियम फिर से इस प्रकार से लिख दिया गया, ऋस्व ई है और दीर्घ ई है। अब धन अच है, अब यहाँ पर कोई भी अच होगा, लेकिन क्या होगा, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, भिन्न अच होना चाहिए, यानी ई के परे ई नहीं आना चाहिए। यदि समान आ गए तो दीर्घ संधि हो जाएगी और नहीं तो ई के परे कोई भी अच हो, कोई भी अच। और अच अभी हमने देखा है, अच में हमारे सारे स्वर है, कोई भी असमान अच हो तो उसे क्या हो गया, य हो गया, क्या हो गया, य हो गया। और य के बाद भी अच होता है, ये ख्याल रखना कि य पर भी हमेशा कोई स्वर होता है, य के साथ भी कोई स्वर होता है। और वो स्वर किस पे जुड़ जाता है, य के बाद वाला, तो वो य में जुड़ जाता है। ई को और उस स्वर को तो क्या बन गया, उस स्वर को कुछ नहीं बना, ई का ही य बना। कहने का मतलब है यहाँ पर कि ई को ही य बनता है, ई को ही य बनता है, ई को ही क्या बनता है, य बनता है, ना कि उस अच को बनता है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया था, ई का ही य बनता है और वो जो ये अच जो है हमारे पास, ये ऐसे के ऐसे ही पड़ा रहता है। अर्थात यहाँ पर य हो गया तो य धन अच, ये अच ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाता है। इसीलिए इस नियम को आगे ऐसे लिखा है, य के साथ वो अच नहीं बदलता है, खाली ई को ही य होता है। इसीलिए अब नेक्स्ट देखिए, उ धन, अब चाहे ऋस्व हो चाहे दीर्घ हो, उ के बाद अच है और उस अच को आगे करके उ धन अच अर्थात क्या बन गया हमारा, व बन गया। उ का क्या बन गया,
व बन गया, और वो भी कैसा, व्यंजन वाला, आधा व बनेगा, नीचे हलंत आएंगे ये देखो। और अब इस व के साथ जो हमारे पास अच था वो अच इस व में जुड़ जाता है। अब ये तीसरा नियम हमारा री के बाद यदि अच है तो उसको र हो जाता है और साथ में वो अच जुड़ जाता है। री के बाद यदि अच हो तो ल बन जाता है, आधा ल, और अच इसमें जुड़ जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं। अब तक आपको ये पता पड़ गया होगा कि एक क्या है हमारा, ई उ री और री, और उसको क्या आदेश हो रहा है, यण आदेश हो रहा है। यण में क्या आ रहा है हमारा, य व र ल, अर्थात यण मतलब य व र ल वाली संधि, इसीलिए इसको हम य व र ल की संधि कहते हैं और इसलिए इसका नाम यण संधि पड़ा है। और साथ में हमारे अच होते हैं, परे क्या होते हैं, अच जुड़ जाते हैं, जो भी उनके साथ स्वर होता है वो स्वर इसमें जुड़ जाता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए, अब सबसे पहले हम पहले नियम वाले जो कि ई ऋष्व हो या दीर्घ हो उसके साथ अच है तो उसको क्या बना रहे हैं, य बना रहे हैं, और वो अच उसके साथ य में जुड़ जाएगा। जैसे देखिए हमारे पास है अति उत्तम, क्या है हमारे पास, अति उत्तम। तो अति उत्तम में अब ये भी आप हमेशा ख्याल रखेंगे कि संधि हमेशा दो सार्थक शब्दों की ही होती है। तो अब यहाँ पर दो सार्थक शब्द है हमारे पास, अति उत्तम। अब हम जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अति उत्तम कैसे बना, ये देखो यहाँ पर अति है और यहाँ पर धन के बाद उत्तम, तो पहला पद है हमारा अति, उसका अंतिम स्वर है हमारा ती, उसका अंतिम वर्ण क्या है, ती, लेकिन ती में क्या है हमारा, त के बाद भी ये वर्ण है हमारा ई, त के बाद भी ये स्वर है हमारा ई, तो अंतिम वर्ण तो हमारा ई हुआ है। कौन सा हुआ है, ई हुआ, और कौन सा वाला, ऋस्व ई। अब इस ई के परे क्या आया है, उ आया है, क्या आया है, उ आया है। तो अब ये नियम क्या कह रहा है, ई के परे यदि अच है और अच में क्या है हमारा उ, ये उ अच ही तो है हमारा, कोई भी असमान स्वर आया तो ये स्वर ही है, उ क्या है, असमान स्वर है। तो इस ई को क्या बना दिया हमने, इस ई को हमने बना दिया य आदेश कह रहा है तो ये आदेश हो गया। अब ये अच नहीं बदलेगा, ये अच नहीं बदलेगा, ये ऊ तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पर ई को ही यह आदेश हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इसके पास में ये ऊ तो रहेगा। अब हमारे पास क्या बन गया, ये वाली कंडीशन बन गई, य धन, क्या बन गई हमारी कंडीशन, य धन ऊ बन गई। अब इस य में हम ऊ स्वर को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये देखिए यू बन गया, क्या बन गया, यू बन गया। अब जब इस त में से हमने ई निकाला था तो वह त भी क्या हो गया था, स्वर रहित हो गया था, अर्थात हलंत वाला हो गया था। तो क्या बन गया, ये आधा बन गया, अर्थात हमारा अत्युत्तम उदाहरण क्लियर हुआ। अब हमारे पास है इति धन अत्र। अब देखिए इति धन अत्र, तो हमारा ये वर्ण है ती, यदि हमने ती में से त निकाल, त को ये आधा और इसमें से क्या निकलेगा हमारा, ऋष्व ई, हमारे पास क्या है, ऋष्व ई, और इसके पास है अत्र का अ, तो ये भी अच हो गया हमारा, भिन्न स्वर हो गया। अब इस ई को ही क्या आदेश हो गया, य, ई का क्या बन गया, याद रहे ये हलंत वाला य बनता है, आधा य, और यहाँ पर है हमारा अ, ये नहीं बदलता है अच, ये अच इस नियम के अकॉर्डिंग रहता है। और ये अ जो है अब किस में चला जाएगा, य में चला जाएगा, और त कैसा हो गया, ये आधा।
तो अब ये सब मिलकर के क्या बन गए, त आधा, और यह पूरा हो गया, ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, इत यत्र। पीछे हमारा था त्र, तो ये त्र भी आ गया, इत यत्र, ये पूरा वर्ण विच्छेद हो गया इत यत्र का। अब हमारे पास है इत्यादि। इत्यादि, तो इति धन आदि। अब त का हमारे पास ये ई है, और इसके बाद हमारे पास ये आ है, तो ये ई जो था हमारा य में बदल गया। नियम के अनुसार ई के परे यदि कोई भी असमान स्वर है, अच है, तो एक को क्या हो रहा है, यण हो रहा है, ई का य हो रहा है, य हो गया। और ये त वही बात है, त आधा है, य के बाद यदि आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, या। और ये त जो था हमारा आधा, इत, और ये जो इति का ये यहाँ पर आ गया, और ये दी का दी, इति यादि, ये बन गया हमारा इत्यादि। अब उसी प्रकार यद्यपि, यदि धन, अपि, प्रत्येकम, प्रतिधन, एकम, और नदी धन उदकम, तो नद्युत्कम, यहाँ पर धू नहीं होगा, यहाँ पर ये नद्यु, ये वाला ध्य होगा, ये नद्यु। अब देखिए आपने क्या नोट किया इसमें, कि हमारे पास जो भी अगर हम विच्छेद करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमने क्या जाना कि ये जो य है, ये य है, ये य है, इसमें भी द और ये आधा होता है ध्य में, तो ये य है और ये भी य है। अब इस सब में य में क्या जुड़ा हुआ है हमारा, क्या जुड़ा हुआ है, स्वर। क्या है हमारा, स्वर। और ये स्वर जो बाद में है और उसके पहले क्या है, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन, आधा व्यंजन और आधा व्यंजन, ये द्यु है, ये द्यु होगा, इसे आप सही कर लीजिएगा, आधा व्यंजन। ये ध्य जो इस प्रकार लिखा जाता है, द और ये आधा होता है, ये मिलकर के ध्य बनता है। अब इस य में तो चला गया हमारा अपी वाला अ, इसीलिए ये ध्य इस प्रकार से। अब हमने क्या नोट किया, हमारे पास सभी य के पहले क्या है, आधे व्यंजन है, और उस य के बाद क्या है, हमारा कोई भी स्वर है य पर, तो इससे हमें यण संधि की पहचान भी हो रही है। और हमें ये भी देखना है कि अगर हम विच्छेद करेंगे तो सिर्फ ये याद रखें कि ई का ही य हुआ है, इसीलिए सार्थक शब्द हमारा ई से ही बनना चाहिए। उस आधे अक्षर पर ई की मात्रा लगती है और य हट जाता है, यह जो है ई में बदल जाता है विच्छेद करते समय, और वही हमारे स्वर जो हैं आगे आ जाते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर। अब अगर आप कहेंगे कि कहीं पर भी यह हो और आधा अक्षर पहले हो व्यंजन का, तो उसमें यण संधि हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। वो स्वर जो जिनमें हमारी संधि होती है वो शब्द सार्थक होने चाहिए। अंत में कभी भी य हो और उसके पहला आधा अक्षर हो तो वहां पर ये यण संधि नहीं है। कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां पर अंत में य आता है और उसके पहले भी आधा अक्षर आता है, जैसे हमारा साहित्य ही ले लो, हमारा आदित्य ही ले लो, तो ये अंतिम य जो आ रहा है इनमें, इसमें यण संधि नहीं है। संधि हमेशा दो सार्थक पदों की होती है, अर्थात वो य और आधे अक्षर हमेशा आपको बीच में दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे? मध्य में। और उन दोनों की संधि का मेल भी दो सार्थक शब्दों से हुआ मिलेगा। और हाँ, ई को ही य होता है, ये भी उसमें नियम लगेगा, तभी हमारी यण संधि होती है। अब आगे चलते हैं, हम दूसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। हमने ई को य होता है ये उदाहरण के नियम देखे और उससे उदाहरण भी देख लिए। अब हम
ऊ को व हो जाता है। ये वाला नियम देखेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखिए हमारे पास ये ऊ है, ऊ के पास ऋस्व हो या दीर्घ हो, अच कोई भी स्वर हो असमान, और उसको क्या हो रहा है, ये व हो जाता है, और साथ में ये अच नहीं बदलता है, इसी को ही व होता है, याद रहे। ई और ऊ को ही य और व होता है, अच को नहीं होता है, अच ऐसा का ऐसा रहता है, और वे अच इनके साथ व के साथ जुड़ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास उदाहरण है अनुधन अयह, अनुधन अयह। अब यहाँ पर अनु का नु है हमारे पास, और इस न में से हमने ऊ निकाला है, नु में से क्या निकला है हमारा, ऊ, और पास में क्या है हमारे पास अय का अ। अब इस ऊ को क्या हो जाता है, जब ये नियम बन गया, अब हमारे पास देखिए ऊ के बाद अच आ रहा है, कोई असमान स्वर आ रहा है, तो इस ऊ को क्या हो जाएगा, व, क्या हो जाएगा व, और इस व के बाद क्या है तो ये अ किस में जुड़ गया, व में जुड़ गया, तो व क्या हो गया, पूरा हो गया व, और न कैसा हो गया, आधा, तो क्या बन गया हमारा अन्वयः। अब जिस प्रकार हमने उसमें देखा था कि य के पहले आधे व्यंजन आ रहे हैं, तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि व के पहले आधे व्यंजन आएंगे और व के साथ कोई भी स्वर होगा, और विच्छेद किया हुआ आएगा तो हम देखेंगे कि ऊ आएगा और उसके बाद कोई भी स्वर आएगा, तो वो ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। अब देखिए सुधन आगतम, तो क्या बन गया हमारा ऊ जो था किस में बदल गया, हमारा ऊ किस में बदल गया, व में, किस में बदल गया, व में। अब ये ऊ जब निकल गया तो ये स क्या पड़ गया, आधा, और इस ऊ को हमने क्या बना दिया, व बना दिया। क्यों बना दिया, क्योंकि आगे क्या है, आ है, और ये आ किस में जुड़ गया, इस व में जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये वा बन गया, क्या बन गया, वा, और ये स कैसा बन गया, आधा, तो स्वा, और पीछे क्या है हमारे पास, गतम, तो ये गतम का गतम यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, स्वागतम। उसी प्रकार हमारा मधुधन अरिह, क्या बन गया, मधुधन अरि, तो ये ध में से ऊ निकला, और ये ऊ क्या बन गया, व बन गया, ये देखिए ये ऊ क्या बन गया, व बन गया, और ध आधा हो गया, और पास में क्या हमारे पास, ये अ है, जो भी स्वर होगा वो य और व पर चढ़ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास है गुरु धन आदेश। अब यहाँ पर र में याद रहेगी छोटा ऊ है, र में कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, तो र आधा हो जाएगा, ये र में से ऊ निकला तो ये र क्या हो गया, आधा हो गया, और अब ये ऊ को क्या बन गया, व बन गया, कौन सा वाला, आधा वाला, और पास में क्या है, आ, तो इसीलिए ये तो बन गया क्या, वा, और ये अब आधा र जो हो गया, क्योंकि इसमें से हमने ऊ ले लिया, तो ये आधा र अब इस व पर चढ़ जाएगा, इसीलिए गुर्वा देशः बन गया, क्या बन गया, गुर्वा देशः। उसी प्रकार हमारे पास ये कुछ और उदाहरण है, साधु धन इति, तो ध आधा और ऊ का क्या बन गया, व, ऊ का क्या बन गया, ये व, और अब इसके पास ये ई है, ये ई किस में जुड़ गया, व में जुड़ गया, तो क्या बन गया, साध्वीति, क्या बन गया, साध्वीति। वधु धन आगम, तो वधवा गम। अब आपको ये अच्छे से पता चल गया, कहीं पर भी व है और आधा अक्षर है, तो क्या है हमारी ये यण संधि है, कौन सी संधि है, यण संधि होगी। और हमेशा ख्याल रखें व को ऊ बनाना है, या ऊ आए विच्छेद किया हुआ
तो उसे संधि पद बनाते समय व बनाना है। तो हमारी ये य र ल व वाली संधि है। अब हमने य के और व के देख लिए, अब हम कुछ इसी प्रकार री के भी देख लेते और री के भी देख लेते। ये देखिए यहाँ पर पितृधन ए, तो पितृधन ए यहाँ पर क्या है, री है, त में क्या है, री है हमारे पास, और ये री किस में बदल गया हमारा, यहाँ पर क्या है, ए है, ये री किस में बदल गया, र में, किस में बदल गया, र में, और ये र पर हमने क्या लगा दी, एक की मात्रा, क्या लगा दी, एक की मात्रा। तो पहले तो ये आधा, यहाँ पर ये देखिए ये अ है हमारे पास, आप एक बात मान लीजिए, अब ये त और ये र, तो आपको याद होगा मैंने संयुक्त व्यंजन कराए थे, तब उसमें स्वर व्यंजन वाली वर्णमाला में मैंने बताया था, त्र जो है हमारा त और र के संयोग से बनता है, त्र जो है हमारे त और र के संयोग से क्या बनता है, हमारा त्र बन जाता है। तो अब यहाँ पर त भी आधा हो गया था, र भी आधा हो गया, तो इसके क्या बन गया था, ये त्र बन गया था, क्या बन गया, त्र बन जाता है, और त्र के पास हमारे पास ए था र पर, तो ये ए इस पर आ जाएगा, इसीलिए क्या बन गया, पितरे, क्या बन गया, पितरे। अब हमारे पास उसी प्रकार मातृधन आदेश, वही सेम कंडीशन, त्रि का र निकाल दिया तो त्र क्या बन गया, त बन गया आधा, और पास में क्या है हमारे पास, आदेश का आ, तो ये त और ये र मिलकर के क्या बन गए, त्र, और ये आ जो इसमें आ गया त्रा, तो क्या बन गया, मात्रादेश। उसी प्रकार धातृधनंश, तो धात्रंश, मातृधन आ गया तो मात्राज्ञा। अब ये भी पहचान हो गई आपके पास कि त्र त्र वाले आएंगे, तो ये भी हमारी यण संधि के ही उदाहरण है। री को र हुआ है इसमें, आधा र। अब हम री के भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर री धन आकृति, तो ये री जो था यहाँ पर भी ये ली की ल की मात्रा लगा दीजिए, तो ये ली जो है किस में बदल गया, पास में क्या है हमारे पास, आ है, तो क्या बदल गया, ल में बदल गया, किस में बदल गया, ल में, आधे ल में, और नियम क्या कहता है, ली को ल हो जाता है, इसीलिए ली को क्या हो गया, ल हो गया, पास में क्या है, आ है, तो इसीलिए ये दोनों मिलकर के क्या बन गया, ला, और पीछे क्या है, कृति, तो कृति का कृति लग गया। उसी प्रकार यहाँ पर लीधन अनुबंध, लीधन अनुबंध, तो ली का क्या बन गया, ल, आधा ल, और पास में क्या है, अनुबंधन का अ, तो अब ये ल जो था ली बन के आधा ल हुआ, तो ये पूरा ल बन गया, अ इसमें आ गया, और पीछे बन गया नुबंध, तो लनु बंध। उसी प्रकार लाकार, लाकार, ली प्लस आकार, उसी प्रकार लादेश, लीधन आदेश। तो हमने इन चारों नियमों के सारे एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश की है। अब आप भी कुछ अभ्यास करके कुछ उदाहरण कीजिएगा, और प्लीज़ ये सारी संधि आप कॉपी में उसी प्रकार, जिस प्रकार नियम और परिभाषा से मैंने आपको बताई है, उसी प्रकार कॉपी में नोट करनी है। धन्यवाद।